मिशन जेआरएफ में आपका स्वागत है। हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के दो नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अंधेर नगरी को समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पुनः भारत दुर्दशा से प्रारंभ करेंगे। आज कुल तीसरा वर्ग है जो भारत दुर्दशा नाटक सिर्फ इसमें बची हुई है, जिसको आज हम लोग प्रयास करेंगे समाप्त करने का। तो भारत दुर्दशा नाटक, ये मेरा व्हाट्सएप लिंक है, इससे आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको समय समय पर क्लास होने वाली जानकारी मिल सकती है। चलिए अब हम लोग आज आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, किनके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित लघु रूपक। यह एक क्या है? लघु रूपक नाटक है। कैसा? लघु रूपक नाटक है। भारत दुर्दशा का प्रकाशन 1975 ईस्वी को। कब हुआ यह प्रकाशन? 1975 ईस्वी में। भारत दुर्दशा नाटक, अगला बिंदु क्या? भारत दुर्दशा नाटक 6 अंकों में विभक्त है और यह एक दुखांत नाट्य राशक है। कैसा? यह दुखांत, एक दुखांत नाट्य राशक है। ठीक है। अब है भारत दुर्दशा नाटक के पात्र। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पात्र हैं, हम पात्रों के विषय में आज देखेंगे। पहला है भारत, दूसरा है भारत भाग्य, भारत दुर्देव, निर्लजता, आशा, सत्यनाश, फौज, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एडिटर एक रहता है, एक कवि, दो देशी, पहला देशी, दूसरा देशी और एक योगी है। इतने मुख्य पात्र इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई पात्र छूट गए होंगे तो हम लोग जब नाटक पढ़ेंगे उसके दौरान उसको हम लोग देखेंगे। अगला है, भारतेंदु जी ने इस नाटक में युगीन समस्याओं का उजागर कर उसका समाधान प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला वर्तमान लक्ष्यहीन पतन की ओर उन्मुख भारत का चित्रण किया है। स्त्री का गौरव, स्त्रियों का गौरव भी इस समय संकटग्रस्त था। कई अमानवीय प्रथा, जैसे आप सब देख सकते हैं सती प्रथा, या फिर सती प्रथा के बाद सती प्रथा में कई सारी विसंगतियां, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ऐसे कई तरह के, लड़कियों को संपत्ति पे अधिकार नहीं था, ऐसे लड़कियों को स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार नहीं था, स्वतंत्र रूप से वर चुनने का अधिकार नहीं था, ऐसे कई ऐसे प्रथाएं उस समय चल रही थी। वही कहा जा रहा है हिंदू स्त्रियों का गौरव उसमें संकटग्रस्त था और कई अमानवीय प्रथा से जुड़ी हुई थी। अंग्रेजी राज ने इस संकट को दूर किया, इसलिए भारत दुर्दशा नाटक में कई जगह अंग्रेजी राज को सकारात्मक बताया गया है। अंग्रेजी राज को कैसा इसमें सकारात्मक बताया गया है। आपस में भेदभाव, भारतीयों की क्या स्थिति थी उसके बारे में कह रहे हैं। आपस में भेदभाव, जाति का वर्गीकरण, कुमति, आलस्य का वर्चस्व आदि अनैतिक रूढ़ी को भी भारत दुर्दशा का कारण माना है। अगला बिंदु है भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक का शुरुआत। भारत दुर्दशा का नाटक जो शुरुआत, उसमें पहला अंक क्या है? स्थान, बीथी स्थान से होता। किस स्थान से होता? बीथी स्थान से। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जहां एक योगी लावनी गाता है और इसी लावनी से ही इस अंक का समापन हो जाता है। दूसरे अंक की शुरुआत स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर जहां कुआ, कुत्ता, सियार घूम रहे हैं, और अस्थि किसको कहते हैं? हड्डियों को कहते हैं। तो अस्थि अर्थात हड्डी इधर उधर पड़े हुए हैं। तीसरे अंक की शुरुआत मैदान से होता है, जहां से फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। तीसरे अंक की शुरुआती में ही भारत दुर्देव का आगमन होता है। पूछ देगा भारत दुर्देव का आगमन किस अंक में होता है? तो यह तीसरे अंक में होता है। अब भारत दुर्देव कैसा दिखते हैं? क्रूर, आधा क्रिस्तानी, आधा मुसलमानी वेश तथा हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। यह बिंदु आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है चौथा अंक। चौथे अंक की शुरुआत में एक कमरे से होती है, जहां वह कमरा अंग्रेजी रूपों से सजा है। मेज,
कुर्सी लगी है और एक कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा, तभी रोग का प्रवेश होता है, यानी रोग का भी चौथे अंक में प्रवेश होता है। एक चीज यहाँ देखिएगा, कमरा अंग्रेजी रूप में सजा हुआ, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के यह यहाँ दिखाया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वह स्वदेशी चीजों का बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे, वो बढ़ावा देते थे और कहीं ना कहीं विदेशी वस्तुओं का वो बहिष्कार करते थे, इसलिए इस चीज को यहाँ दिखाया गया है। अगला 5वें अंक में हम लोग देखें क्या, 5वें अंक की शुरुआत किताब खाना से होती है। 5वें अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? किताब खाने से होता है, जहाँ 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी होती है। यहाँ पूछ दिया जाता है कि 7 सभ्यों में जो लोग थे उनमें से कौन नहीं है, उसमें आप 7 सभ्यों का नाम याद रखिएगा। पहला है सभापति, जो क्या है, चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए और 6 सभ्यों में एक बंगाली, क्या है, एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय उपस्थित हैं। 6ठे अंक की शुरुआत गंभीर वन मध्य भाग स्थान से होता है। 6ठे अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गंभीर वन मध्य भाग स्थान से होता है, जहाँ भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। इस नाटक में यह बताया गया है कि वर्तमान भारत किस प्रकार विनाश के मार्ग पर बढ़ रहा है। इसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं पूर्णतः खंडित हो चुकी है। चिंता तो बस इस बात की है, भारतीय लोग इस दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं दिखते, मतलब सज्ज नहीं दिखते। आप ये भी यहाँ कह सकते हैं कि भारत की जो दुर्दशा है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के लोग अभी भी सज्ज नहीं हैं। अगला बिंदु है, भारतेंदु जी भारत दुर्दशा में प्रतीकात्मक, यानी प्रतीकात्मक या प्रतीक के रूप में पात्रों को लिया गया है, उसको प्रतीकात्मक कहते हैं। प्रतीकात्मक पात्रों की सहायता से भारत दुर्दशा के कारणों की खोज की, जिसमें सबसे बड़ा कारण मदिरा। आप अक्सर गाँव में देखेंगे लोग मदिरा, अर्थात जिसको हम लोग वाइन कहते हैं, दारू कहते हैं, देसी कहते हैं, ठर्रा कहते हैं, सब अपने अपने जगहों के स्थान पर निर्भर करता है उसका क्या नाम है। हमारे यहाँ इसे देसी दारू कहते हैं। आजकल आप लोग देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं वो दारू पीते हैं, और दारू पीने के दौरान आजकल गरीब लोग क्या होते हैं, दारू पी पी के घर में आके लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने खुद को कहीं ना कहीं वो भारत दुर्दशा के एक बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं। दूसरा है लोभ। लोभ के कारण इंसान क्या होता है, बर्बाद भी हो जाता है। लोभ के कारण बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। और शिक्षा, इंसान के अंदर जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक सही गलत का वो समझ उसमें नहीं होगा। लज्जा भी होना इंसान में बहुत जरूरी है। संतोष आदि को माना तथा उसे छोड़ने का भी आग्रह किया है। इस नाटक में भारतेंदु जी बाल विवाह का विरोध करते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी ये दुर्दशा का कारण था कि बाल विवाह हो जाता। बाल विवाह का सबसे दुर्व्यवस्था का क्या कारण था? बाल विवाह में क्या इसमें विसंगतियां थी? बच्चों का 7-8 साल में, 5-6 साल में विवाह तय हो जाती थी कि इसके साथ इसकी विवाह होगी, और विवाह भी कर दिया जाता था, बस गोना नहीं होता था। गोना मतलब कि वो ससुराल नहीं जाएगा वो लड़का या लड़की। ऐसी स्थितियों में क्या हो जाता था कि अगर वो किसी कारण लड़का आगे चल के मर जाता था या कुछ हो जाता था, तो या फिर लड़की को अगला कोई लड़का पसंद आ जाता था, तो वो उससे विवाह नहीं कर सकता है। अब वो अगर वो उसका पति मर जाता तो वो आजीवन अपना गृहस्थ जीवन प्रवेश किए ही बिना वो विधवा हो जाती थी, और आजीवन उसको विधवा का छाप लग जाता था, मोहर लग जाता था। और विधवाओं को कहीं कोई अधिकार नहीं था। ना वो चूड़ी पहन सकती थी, ना अच्छे वो साड़ी पहन सकती थी, ना वो लहसुन प्याज अच्छे मसालेदार भोजन कर सकते थे, ना ही उसे समाज में कहीं बैठने उठने दिया जाता था। एक ही कमरे में उसको रह करके पूरी जिंदगी बितानी पड़ती थी। इसलिए बाल विवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। उनकी दृष्टि में विधवा विवाह का विरोध व्यभिचारी को बढ़ावा देता है। भारत दुर्दशा,
भारत दुर्दशा नाटक का नायक भारत है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु। भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? नायक कौन है? तो भारत है। नायक कौन है? तो भारत है। यद्यपि चरित्र की भव्यता और गरिमा के लिहाज से देखा जाए तो यह आदतन कमजोर पात्र है। भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में महाराष्ट्री, बंगाली एडिटर आदि पात्रों को छोड़कर शेष सभी पात्र भारत, भारत भाग्य, निर्लजता, आशा, भारत दुर्देव, मदिरा, सत्यानाश, रोग, अंधकार, डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाएगा किस नाटक का यह पात्र है। और आलस्य प्रतीकवादी पात्र हैं। नाटक में भारत वस्तुतः भारतवासियों का प्रतीक है। भारत किसका प्रतीक है? भारतवासियों का। भारत भाग्य भारत का प्राचीन सौभाग्य का प्रतीक है और वर्तमान काल में स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वयं भारतेंदु आरत भारत सौभाग्य को व्यंजित करने वाले महामानव का प्रतीक है। भारत दुर्देव का आधा क्रिस्तानी वेश, अंग्रेजों का रिश्वत, आर्थिक दुर्दशा और महामारियों का प्रतीक है और आधा भाग शोषण, अत्याचारों की कहानियों का। नाटक में आए सत्यानाश, अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक है। नाटक में आए सत्यानाश किसका किसका प्रतीक है? अधर्म, अनीति और अत्याचार का प्रतीक है। नाटक में आए संतोष व्यक्ति के अकर्मण्यता का प्रतीक है। व्यक्ति के क्या? अकर्मण्यता का प्रतीक है। भारत दुर्दशा नाटक के सभी 6 अंकों में प्रथम अंक सबसे छोटा है। यह क्या? प्रथम अंक। 6 अंकों में प्रथम अंक क्या है? सबसे छोटा है। इसमें केवल एक कविता अर्थात लावनी पर ही समाप्त हो जाता है। प्रथम अंक की शुरुआत एक योगी के गान से होता है। प्रथम की शुरुआत किससे होती है? एक योगी के गान से होती है और उसी से समाप्त भी हो जाता है। छठे अंक में केवल भारत भाग्य नामक पात्र ही आया है। छठे अंक में क्या हुआ है? यह पूछ देगा भारत भाग्य कि कितने अंकों में आया है, तो उसमें हम लोग याद रखें कि वह सिर्फ एक अंक में आया। वह अंक छठा अंक है। वह भारत की दुर्दशा और प्राचीन महत्ता के बारे में बताता है। अंततः आत्महत्या कर लेता। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक में कौन वह पात्र है जो आत्महत्या कर लेता है? तो कौन कर लेता है? भारत भाग्य। इस नाटक में हास्य अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता न होकर वीर और करुणा रस की प्रधानता है। इस नाटक में किस किस रस की प्रधानता है? तो वीर और करुणा रस की प्रधानता है। अब हम लोग चलेंगे भारत दुर्दशा नाटक में। भारत दुर्दशा का नाटक जो होता है वो सबसे पहले किससे? मंगलाचरण से शुरू होता है। मंगलाचरण से शुरू होता है भारत दुर्दशा नाटक। और मंगलाचरण का कौन सा वाक्य? जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार। पहला अंक का है स्थान बीती। यह स्थान सभी अंकों में आएगा। यह स्थान आप लोग याद रखिएगा। कभी कभार क्रम से भी पूछ दिया जा सकता है और कभी कोई पूछ दिया जाएगा कि 1 या 2 या 4 या छठा अंक में कौन सा स्थान आया है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्या? एक योगी गाता है। एक योगी गाता है। वह क्या गाता है? तो वह लावनी गाता है। रोबहू सब मिल के अबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। जहाँ भय शाक्य हरिश्चंद्रो नहुस ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूर्ता कलह अविद्या राति। तीन नाशी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह उधियारी। भय अंध पंगु सब दिन हिन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात इहे अति खुआरी। यह पंक्ति कई बार पूछा गया। इस पंक्ति को आप लोग याद रखिएगा।
अगला पंक्ति क्या है कि ताहू ताहू पे मंगही काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुने दुख इस देता हाहारी। सबके हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। हम लोग पहला अंक समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा अंक में प्रवेश कर गए हैं। दूसरा अंक क्या है? सबसे पहले दूसरा अंक में हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा अंक में हम लोग स्थान देखेंगे। स्थान कौन सा है? शमशान और टूटे फूटे मंदिर का चित्रण। यहाँ टूटे फूटे मंदिर के आसपास क्या फैला हुआ? कौवा घूम रहे हैं, कुत्ते हैं, सियार हैं, घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। दूसरे अंक में जब भारत का प्रवेश होता है तो भारत कहता है, हा यह वही जन्मभूमि है, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दुतत्व के कारण भी वीरतम दुर्योधन ने कहा था, सुच्यग्रह निवेदश्यामि बिना युद्धेन के सब। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। देखिएगा यहाँ क्या कहा गया कि जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत का यहाँ थोड़ा सा वर्णन किया गया। किसका? तो यहाँ महाभारत का थोड़ा सा वर्णन आया है। तो महाभारत में क्या होता है कि पांडवों का दूत बनकर कृष्ण जब युधिष्ठिर के पांडवों का दूत बनकर जब वो दुर्योधन के पास जाते हैं तो कहते हैं कि सुई के नोक भर जमीन दे दो पांडवों को, उसी में वो या तो फिर वो 5 गांव दे दो जिससे वो उसी से वो गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन यह क्या कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, और यह करा मैं युद्धन में उनको दास्यों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध करना पसंद करता हूँ। ये केशव से जो त्रिलोक के देव केशव है उनसे यह युद्ध करने के लिए दुर्योधन तैयार हो गए हैं। वही कह रहा है कि जो त्रिलोक के देव थे उससे यह युद्ध करने को तैयार होता है, ये उनकी भूमि है। आगे भारत रोता है, रोता हुआ, माता राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ। क्योंकि भारत में अंग्रेजी राज व्यवस्था जो थी उसकी कहीं ना कहीं यहाँ प्रशंसा की हुई है, क्योंकि अंग्रेज जो थे यहाँ की सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सब का वो समर्थन नहीं करते थे। विधवा विवाह का माफ करिएगा, विधवा विवाह का समर्थन करते थे और सती प्रथा को समाप्त करने में भी दिलचस्पी रखते थे। कौन? तो यह अंग्रेज रखते थे। इसलिए वह राज राजेश्वरी जिसके हाथ में क्राउन सत्ता थी उनकी यहाँ तारीफ कहीं ना कहीं किया जा रहा है। फिर गीत आता है। गीत में क्या आता है कि क्यों नहीं पकड़त मोरे हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हा हा होई अनाथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छिछत देत कऊ नहीं साथ। नेपथ्य से यानी कि पर्दे के पीछे से गंभीर और कठोर स्वर से क्या आवाज आता? अब भी तुमको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैं तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता है, कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। हाय परमेश्वर वैकुंठ में और राज राजेश्वरी 7 समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी? यह 7 समुंदर पार जिसकी बात कर रहा है कि वो महारानी जो विक्टोरिया थी, राज राजेश्वरी जिसकी बात की, वो 7 समुंदर पार अर्थात वो इंग्लैंड में रहती थी। भारत का वेशभूषा कैसा था? जो भारत पात्रिश्मा आया है उसकी वेशभूषा कैसी थी उसका यहाँ छोटा सा आपको वर्णन देखने मिलेगा। फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। यह भारत की दशा है। यह उस समय की भारत की दशा का यह वर्णन कर रहे हैं। आगे फिर क्या होता? निर्लजता आती है। निर्लजता आती है तो निर्लजता क्या था? मेरे अच्छा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी छी, जियोगे तो भीख मांग के खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ? जो धान मन सब गया, एक जिंदगी 1000 ने आमत है। देखकर जब वो देखता भारत को तब कहता, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चल। नहीं नहीं, मुझसे अकेला न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। वो आशा को बुलाता और क्या था? आशा जल्दी आओ। आशा आती है। अरे
मेरे आछत किसी ने प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती है। निर्लसता का वेशभूषा कैसा है, इसको थोड़ा सा देखिए। निर्लसता, जंघिया सिर खुला, जंघिया पहने हुए सिर खुला, ऊंची चोली दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले, सिर खुला और खानगियों का सा वेश। आशा, ये निर्लसता का वेशभूषा, ये किसका है, निर्लसता का वेशभूषा। और आशा क्या एक लड़की के वेश में आती है। अब हम लोग अगले क्लास में तीसरा अंक से पढ़ेंगे। कुल इसमें 6 अंक है, जिसमें से 2 अंक पहला और दूसरा अंक हम लोग आज पढ़ चुके हैं। अगले दिन हम लोग तीसरा, चौथा और 5वां अंक पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये क्या हो जाएगा, कुल भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोनों नाटक यूनिट 8 का समाप्त हो जाएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं 7643007052। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल नहीं रिसीव होगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। जय हिंद।